अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, इस वीडियो लेसन का जो पर्पज़ है वो ये है कि मैं विंटर 2022 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पोर्टफोलियो थ्योरी और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से आया था वो आपको एक क्विकली कंप्लीट करवा दूं। और कोशिश ये है कि कम से कम स्टूडेंट्स का टाइम लेकर ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा दिया जाए। तो पोर्टफोलियो थ्योरी और कैपिंग का ये सवाल था। पहले हम सवाल को जल्दी से रीड करेंगे। ये याद रखिएगा कि इस वीडियो लेसन को देखने से पहले आपने मेरे बेसिक कैपिंग पोर्टफोलियो थ्योरी के क्वेश्चंस और आंसर्स या उसके कॉन्सेप्ट्स देखे हुए हों तो आपको ये बड़े आसानी से समझ आएगा, क्योंकि वीडियो में मैं 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा सवाल वाइंड अप करवाऊंगा। तो मैं फॉर्मूलों को रिपीट नहीं करूंगा, चीज़ों को रिपीट नहीं करूंगा जो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है ओकेन लिमिटेड ओएल इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन लाहौर एंड इज लिस्टेड ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ओएल प्रोड्यूसेस प्री prepared ready meals that are sold to retailers. The product range is limited and OL is keen to develop and expand the range of ready meals sold under the OL brand. देखिए, एक कंपनी है वो पका पकाया खाना जो है वो बेचती है, और अब उसने अपने आप को एक्सपैंड करना है, और इसी हॉरिजॉन में रहते हुए उसका स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव ये है कि वो अपने ही बिजनेस को एक्सपेंड करे। The board has been approached by a rival company, Coel Limited, to ascertain if Coel would be interested in acquiring the business. Coel's owners are looking to retire and would like to sell the company as a going concern. एक आपका कॉम्पिटिटर आया, बोलता है मैं ऐसा ही बिजनेस करता हूँ तो मुझे खरीद लो ताकि तुम एक्सपैंड हो जाओ। Prior to being approached by Coel, the board had commenced negotiations with a local farming company, Rural Limited, with a view to making an offer to purchase the business to integrate with a key part of the supply chain. अब देखें, एक और कंपनी जिसके साथ मैं बातचीत कर रहा था, निगोशिएशन कर रहा था, तो उसको भी शायद मैं खरीद सकूं और मेरी निगोशिएशन हो रही है। लेकिन ये याद रहे कि जो रोलर लिमिटेड है उससे मेरी वर्टिकल इंटीग्रेशन होगी, यानी कि मेरा जो सप्लायर है, यानी कि जो फार्मिंग कंपनी है ये, तो मेरी जो सप्लाई चेन है वो प्रोटेक्ट होगी। मेरा जो पैराग्राफ नंबर 1 में जो मेरा मकसद है, जो मेरा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, वो मेरे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, जो कि शायद कोयल लिमिटेड के थ्रू होगा, जो मेरा कॉम्पिटिटर है उसको खरीद कर होगा। रूरल लिमिटेड के जरिए मेरी सप्लाई चेन प्रोटेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगेन ये दो कंपनीज मेरे नजर में है। नंबर 1, या तो मैं कोयल खरीद लूं जो कि मेरा कॉम्पिटिटर है, मेरा बिजनेस एक्सपेंड करूं। नंबर 2, मैं रोलर खरीद लूं जिससे मैं अपनी सप्लाई चेन को प्रोटेक्ट करूंगा। Oil does not have sufficient funds at the current time to invest in both coil and roller and must choose just one business. The investment is likely to be similar in financial terms at around 500 million. Neither coil nor roller have any debt finance. कोयल और रोलर के कोई डेट फाइनेंस नहीं है। 500 मिलियन मैं दूंगा और उनको खरीद लूंगा, उनकी इक्विटी होगी। The board is aware that there are financial models that evaluate the risk and return of combined business, portfolio theory, and CAPM. However, the board is not sure which model should be used in respect of this decision and ask for your advice. तो मेनली सवाल फोकस करता है पोर्टफोलियो थ्योरी पर और कैपम पर। मेरे बेसिक लेक्चर देखेंगे तो दोनों की आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। पोर्टफोलियो थ्योरी में हम ये देखते हैं कि हमें एक कंपनी के एडिशन से कितना रिटर्न में इजाफा होगा, और साथ में वो स्टैंडर्ड डिविएशन के जरिए ये देखता है कि हमारा रिस्क ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट रिस्क या उस रिटर्न को कमाने के रिस्क में हमारी कमी होगी या नहीं। कैपे में हम एक मशहूर ज़माना फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसमें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न में ऐड कर देते हैं बीटा एसेट या बीटा इक्विटी मल्टीप्लाइड बाई मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो इन दोनों की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो अब हमें फैसला ये करना है कि कौन सी कंपनी खरीदें। आगे बढ़ते हैं। सवाल में कुछ डेटा दिया हुआ था। यू हैव बीन एबल टू कोलेट दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर रॉयल एंड अदर टू कंपनीज। जो डेटा दिया हुआ है और उस डेटा में आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर शेयर होल्डर्स है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, पोर्टफोलियो थ्योरी में हमें चाहिए होती है, कोरिलेशन का कोएफिशिएंट है, पोर्टफोलियो थ्योरी में हमें चाहिए होता है। दोनों कंपनीज का पॉजिटिव कोरिलेशन है लेकिन रोलर के साथ कम है, 0.3 है। डाइवर्सिफिकेशन बढ़ जाएगी क्योंकि वो सेपरेट या अलग बिजनेस लाइन में ऑपरेट करता है। और कोयल का 0.9 है। इक्विटी बीटास दिए हुए हैं, ये हमें कैपम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में मदद आएंगे। और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दी हुई है ओकैन कंपनी की, यानी कि हमारी अपनी कंपनी की करंट इक्विटी की वैल्यू 2000 है। हम कोयल या रोलर को खरीदेंगे तो उनकी 500 की वैल्यू होगी। तो देखिए, यहाँ पर एक वर्किंग आप ये कर सकते हैं कि जब आप किसी को खरीद लोगे तो टोटल इक्विटी की वैल्यू 2500 हो जाएगी, जिसमें से 2000 या 80% आपकी और 20% जिसको आपने खरीदा होगा उसकी होगी। OIL would like to fund the acquisition by issuing some additional debt irredeemable debt finance issue कर और मैं इस कंपनी को खरीदूंगा। The existing debt of OIL carries a coupon rate of 6% per annum and is trading at 75%. The new debt finance will have a coupon rate of 7% per annum that it is secured in a similar way to the existing debt such that investors will expect the same return.
The return on the Pakistan Stock Exchange can be assumed to be 16%. रिटर्न ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 16%, ये 16% आपको मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। एंड रिस्क फ्री ट्रेजरी बॉन्ड्स हैव अ कूपन रेट ऑफ 7%, ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। ये 16% और 7% आप अपने कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में यूज करोगे। द एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 29%। देखते हैं हम सवाल की रिक्वायरमेंट क्या पूछी जा रही है। तो हमारे पास सवाल के 3 पार्ट्स थे। पार्ट नंबर 1, यूज बोथ पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड कैपिंग टू डिटरमाइन द ओवरऑल बिजनेस रिस्क and return of the enlarged company, assuming OL acquires just one of the target companies, consider each acquisition separately। बोलता है दोनों acquisitions को separately consider करो। पोर्टफोलियो थ्योरी और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल दोनों के हिसाब से मुझे बताओ कि जो रिटर्न्स है वो कितने होंगे और कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए किस कंपनी में, और दोनों को सेपरेटली कंसिडर करना। पार्ट बी में बोलते हैं एडवाइस द बोर्ड ऑफ ओएल व्हिच मॉडल इज मोर सूटेबल टू इट्स सर्कमस्टांसेस एंड देन रिकमेंड व्हिच इन्वेस्टमेंट द कंपनी शुड मेक। बी में बोलता है मुझे ये बताओ कि कंपनी के लिए कौन सा मॉडल ज्यादा बेहतर है। क्या कंपनी पोर्टफोलियो थ्योरी के हिसाब से अपना डिसीजन ले, क्या कैपेम के हिसाब से अपना डिसीजन ले। नोट इग्नोर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द न्यू डेट फॉर रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो वो जो न्यू डेट की बात कर रहा था जो आपके पास यहाँ पर इस टेबल के नीचे जो पैराग्राफ दिया हुआ है ना, ये सब इग्नोर करना है। सिर्फ इससे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो कि आपके पास 7% है और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न जो कि 16% है, इसको आपने कंसिडर करना है। सी में बोलते हैं एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ न्यू डेट दैट शुड बी इशूड एंड लाइकली इशू प्राइस। ठीक है जी, तो ये 3 पार्ट्स हैं। हम पार्ट ए पर बढ़ते हैं। पार्ट ए के लिए सवाल से रेलेवेंट ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे लिए रेलेवेंट थी। मैंने ये कहा कि इस सवाल अभी मैं आपसे ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। मिनिमम टाइम में आपका टाइम सेव करने के लिए आपके पास पोर्टफोलियो थ्योरी कैपेम की प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए मेरे पिछले लेक्चर से। तो देखें, सबसे पहले प्रोपोर्शंस इन्वेस्टेड की वर्किंग हुई हुई है और वो वर्किंग कुछ इस तरह से कि ओएल की अपनी जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है वो 2000 है और वो कोयल या रोलर को खरीदेगा तो वो 500 मिलियन की होगी। ये दोनों इन्फॉर्मेशन सवाल में अवेलेबल है। ए जहाँ पे ए प्रोपोर्शन इन्वेस्टेड है उससे ऊपर आईकेप का सवाल है और नीचे आईकेप का आंसर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम किसी कंपनी को खरीद लेंगे तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशो होगा वो 80:20 होगा। फिर पोर्टफोलियो थ्योरी के हिसाब से पोर्टफोलियो रिस्क का एक हमारे पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट। अंडर रूट में सर जो वैल्यूज आ रही हैं वो जरा बता दें। सबसे पहले 3 लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। हम ओएल की वर्किंग देखते हैं। अगर हम ओएल एंड के एल की वर्किंग देखते हैं, मैं आपको ओएल एंड के एल की वर्किंग जो है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और मैं आपको वैल्यूज जो है ना वो बता देता हूँ। देखिए मैं इस चीज को फोकस कर रहा हूँ। ये 3 क्या है सर? वैसे तो आप फॉर्मूला देखेंगे तो आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला यहाँ पर अवेलेबल होता है। सॉरी, पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला अवेलेबल होता है। ये आपके पास ओएल की स्टैंडर्ड डिविएशन है मल्टीप्लाइड बाई 0.8 का स्क्वायर क्या है सर? और सर ये पावर 2 क्यों आ रही है? पावर 2 हमेशा आती है फॉर्मूले में, आप फॉर्मूले से देख सकते हैं, फॉर्मूला रेफर कर सकते हैं, वो आपके पास पोर्टफोलियो थ्योरी के चैप्टर में मौजूद है। 80% रिप्रेजेंट्स के ओएल की कितनी इक्विटी है और उसके बाद फिर आपके पास प्लस हो रहा है 2.5 इंटू 0.2। अगेन 2.5 क्या, हम क्योंकि के एल खरीदने की वर्किंग कर रहे हैं तो के एल की स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू उसकी इक्विटी की परसेंटेज प्लस 2। ये 2 होता ही है फॉर्मूले में, मल्टीप्लाइड बाई 0.8 इंटू 0.2। 0.8 इंटू 0.2 अगेन ये ऊपर वाले रेशियोज का है, मल्टीप्लाइड बाई 0.9। ये 0.9 जो है ये आप जिस कंपनी को खरीद रहे हो उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, यानी कि पहले वाले केस में आपके पास के एल का कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 2.5 वही ऊपर वाली स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो हमारा आंसर 2.86 आ रहा है। इसी फॉर्मूले की मदद से आपने आर एल की वर्किंग करनी है। देखिए चीजें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपने वही चीजें यहाँ पर भी प्लग इन करनी है। आपके पास 3 जो है वो ओ एल का आ गया, 0.8 ओ एल की जो वैल्यू की इक्विटी की परसेंटेज होगी। 4 जो है वो आपके पास आर एल से आ गया। 0.2 अगेन जो मार्केट वैल्यू ऑफ रोलर की इक्विटी होगी। 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2 इंटू 0.3 अगेन 2 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.2, तो ऊपर वाले मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का जो रेशियो है दोनों कंपनीज के बीच में उससे आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 0.3 रोलर की जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 4 यानी कि उनकी स्टैंडर्ड डिविएशंस। तो हमारे पास पोर्टफोलियो रिस्क का आंसर आता है 2.75 और 2.86। इसको हम इंटरप्रेट करेंगे, इसको हम देखेंगे, लेकिन ये प्योरली आपने अपने फॉर्मूले से पोर्टफोलियो थ्योरी के कैलकुलेट किया। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे आते हैं? एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए आप 80% इंटू 14 यानी कि ओ एल का 80% होगा मल्टीप्लाइड बाय उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस के एल की इक्विटी की परसेंटेज इंटू उसका रिटर्न यानी कि 13%, तो 13.8 आ रहा है।
और इसी तरह से आरएल के लिए अगेन 80% इंटू 14 सेम रहेगा ओएल के लिए, और बाकी 20% इंटू 15 आपके लिए आरएल के लिए हो जाएगा। अच्छा, तो ये आपके पास पोर्टफोलियो थ्योरी के फॉर्मूले थे, और इससे हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न और पोर्टफोलियो का रिस्क दोनों चीजें जो है वो मालूम करी। इसके बाद हम कैपेम पे आ आते हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला क्या यूज होता है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा इक्विटी इनटू मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास सवाल में 7% था, हमारे पास मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 16% था, दोनों चीजें सवाल में दी हुई थी, तो 16 माइनस 7% से रिस्क प्रीमियम आ गया। सर ये 0.758 कैसे आया? इसकी वर्किंग आपको यहाँ पर दी हुई है, और ये वर्किंग आपके पास कैसे आई है? आपके पास ओ एल की इक्विटी 80% होगी, और उसका जो इक्विटी बीटा होगा वो 0.78 होगा। सो 80% इंटू 0.78, और इसी तरह से आपके पास जो के एल है उसकी जो 20% की इक्विटी की वैल्यू होगी उसका 0.67, अगेन 0.67 आपके पास यहां से आ गया। तो इस तरह से आपने 0.78 कैलकुलेट किया। ये आपके पास जो वेटेड एवरेज इक्विटी बीटा आ रहा है, वेटेड एवरेज इक्विटी बीटा आ रहा है कंपनी को एक्वायर करने के बाद, और उससे आपने अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न पूरे पोर्टफोलियो का कैलकुलेट कर लिया। तो ये कैलकुलेशंस आपने करनी थी, साथ में आपने जो है वो ये बताना था कि भाई पोर्टफोलियो थ्योरी या कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, क्योंकि दोनों से आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं, ये स्क्रीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे सारी वर्किंग सिर्फ फॉर्मूले में चीजें पुट इन करने से आपके पास आ गई हैं, आप इसको समझें और इसको देखें और उसके बाद फिर अगले पार्ट पे बढ़िएगा। अच्छा देखें, अब मैं थोड़ा सा इसको इंटरप्रेट कर देता हूँ। पोर्टफोलियो थ्योरी के हिसाब से अगर ओएल केल को एक्वायर करेगा तो 13.8% टोटल रिटर्न हो रहा होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ रहा होगा। ओएल अगर आरएल को एक्वायर करेगा तो एक्सपेक्टेड रिटर्न 14.2% होगा, और ऐसे ही रिजल्ट कैपेम से आ रहे हैं। लेकिन दूसरे एंगल ये देख लें कि आपके पास कैपेम में, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में बीटा इक्विटी ओएल एंड आरएल का ज्यादा है, 0.808 है, 0.808 है, और ओएल और केएल का कैपेम में जो बीटा इक्विटी है वो 0.758 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ये बता रहा है कि ओएल जब आरएल को खरीदेगा तो ये ज्यादा रिस्की है, बीटा इक्विटी 0.802 पर जा रहा है। अच्छा, पोर्टफोलियो थियरी में आपके पास जो पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट हुआ है 2.86 ओएल एंड केएल का, वो ज्यादा आ रहा है, और ओएल एंड आरएल का जो आ रहा है पोर्टफोलियो रिस्क वो 2.75 आ रहा है, वो कम आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पोर्टफोलियो थ्योरी ये कहती है कि जितना आप अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करोगे उतना रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आप देखते हो आरएल की जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो भी 0.3 है, यानी कि ये दोनों कोरिलेटेड बिजनेसेस नहीं लग रहे हैं। और एक अगर मैं ओएल केएल को एक्वायर करता है तो वो अपने ही कॉम्पिटिटर को एक्वायर कर रहा है और दोनों सेम बिजनेसेस कर रहे हैं। जबकि ओएल अगर आरएल को एक्वायर करता है तो थोड़ा सा बिजनेस लाइंस डिफरेंट है, वो सप्लायर है और ये मेन प्रोडक्ट बनाता है। तो पोर्टफोलियो थ्योरी के हिसाब से आरएल की एक्विजिशन फेवरेबल है, क्योंकि उसमें जो रिस्क है वो कंपैरेटिवली कम है और रिटर्न जो है वो ज्यादा है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के हिसाब से रिटर्न की बुनियाद पर आरएल जो है उसकी एक्विजिशन बेहतर है, क्योंकि 14.2% कम आ रहे हैं, लेकिन उसमें रिस्क भी ज्यादा है क्योंकि 0.802 का इक्विटी बीटा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, हम पार्ट बी का आंसर जो हमें लिखना था, यानी कि हमें ये बताना था कि भाई हम कैपेम की बात माने या पोर्टफोलियो थ्योरी की बात माने, और आखिर हमें करना क्या चाहिए। तो कैपेम इज सुटेबल फॉर लार्जर एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल तब यूज होता है जब आपकी कंपनी जो है वो एक वेल डाइवर्सिफाइड ह्यूज कंपनी हो और आप किसी और कंपनी वगैरह को परचेज करने जा रहे हो, रादर देन एक दो प्रोडक्ट्स की बात हो रही हो। पोर्टफोलियो थ्योरी इज मोर सुटेबल हेयर एज देयर आर ओनली टू कंपनीज, सिर्फ दो कंपनीज हैं या दो प्रोडक्ट्स हैं या दो चीजें हैं, तो पोर्टफोलियो थ्योरी ज्यादा बेहतर होती है। हायर रिटर्न फ्रॉम आरएल बट हायर रिस्क एज वेल। हमने ये देखा कि आरएल जो है उसमें आपके पास जो रिटर्न है वो ज्यादा है, लेकिन जो साथ में रिस्क है वो भी यहाँ पर ज्यादा है। अच्छा, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव विल नॉट बी मेट इन केस ऑफ आरएल। आरएल के केस में आपका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्यों मीट नहीं होगा? क्योंकि अगर आप सवाल पर शुरू में जाते हो तो आपके पास शुरू में सवाल में ये लिखा हुआ था कि बोर्ड का जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो अपनी रेडीमेड मील्स की जो रेंज है उसमें ही आगे जाकर जो है वो आगे बढ़े और ज्यादा जो है वो डाइवर्सिफाई करे। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर अगर हम सारी चीजें देखते हैं
तो हमारे पास चलें, अब हम अगले पार्ट पर चलते हैं। हमने ये पार्ट डिस्कस कर लिया। अच्छा, अगले पार्ट में हमें जो है ना वो डेट की वैल्यूएशन करनी थी, और इसमें लिखा हुआ था कि हमें डेट कितना चाहिए होगा इसकी वैल्यू हम देखें। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो पैराग्राफ आ रहा है उसमें लिखा हुआ है ओल्ड विल लाइक टू फंड द एक्विजिशन बाय इशूइंग सम एडिशनल इररिडीमेबल डेट। द एग्जिस्टिंग डेट ऑफ ओएल कैरीज अ कूपन रेट ऑफ 6% पर एनम एंड इज ट्रेडिंग एट 75%। ओएल जो है वो इस एक्विजिशन को डेट फाइनेंस से फंडिंग करेगा, और कंपनी का जो एग्जिस्टिंग डेट है उसका कूपन रेट 6% है। कूपन रेट 6% होने का क्या मतलब है? कूपन रेट 6% होने का मतलब ये है, यानी कि अगर 100 की नॉमिनल वैल्यू वाला डेट था तो उसपे मैं 6 रुपए का रिटर्न दे रहा हूँ। एंड इज ट्रेडिंग एट 75%। ट्रेडिंग एट 75% का मतलब ये है कि आजकल उसकी मार्केट वैल्यू 75 चल रही है। वापस से जरा गौर से सुनिएगा। द एग्जिस्टिंग डेट ऑफ ओइल कैरीज अ कूपन रेट ऑफ 6% पर एनम एंड इज ट्रेडिंग एट 75%। यानी कि 100 अगर नॉमिनल वैल्यू है तो 100 का 6%, यानी कि 6 रुपए का मैं रिटर्न दे रहा हूँ। और उसकी जो ट्रेडिंग की वैल्यू है वो 75% है, यानी कि 100 वाली चीज 75 रुपए में ट्रेड हो रही है। द न्यू डेट फाइनेंस विल हैव अ कूपन रेट ऑफ 7%। नया जो डेट फाइनेंस होगा उस पर कूपन रेट में 7% दूंगा, यानी कि अगर नॉमिनल वैल्यू 100 होगी तो 7 का रिटर्न दूंगा, विच मीन्स कि ज्यादा रिटर्न दूंगा। अभी मैं 6 रुपए का रिटर्न दे रहा हूं 75 की मार्केट वैल्यू पर, 6 रुपए का रिटर्न दे रहा हूं 75 की मार्केट वैल्यू पर, अब मैं 7 रुपए का रिटर्न दूंगा। The new debt will be financed will have a coupon rate of 7% per annum. The debt is secured in a similar way to the existing debt such that investors will expect the same return. Investors expect करेंगे कि उनको सेम रिटर्न मिलेगा, यानी कि अगर उनको 6 रुपए का रिटर्न मिलता है 75 रुपए पर, 6 रुपए का रिटर्न मिलता है 75 की मार्केट वैल्यू पर, विच मीन्स 6 डिवाइडेड बाई 75, यानी कि उनको रिटर्न मिलता है 6 डिवाइडेड बाई 75, यानी कि उनको रिटर्न मिलता है 80%। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि जब मैं नए डेट्स इशू करूंगा तो जो शेयर होल्डर, जो बॉन्ड होल्डर्स होंगे वो एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको भी इसी तरह का रिटर्न मिल रहा हो। सॉरी, 80% कह रहा हूं मैं, 8%, 8%, 8% का रिटर्न। ठीक है जी। तो अब जनाब क्या होगा, अगर वो भी 8% का रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं, अगर वो भी 8% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर मैं नए डेट्स इशू करूंगा और वहां पर भी 8% का ही रिटर्न एक्सपेक्टेड है, तो देखिए सबसे पहले तो मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि भाई कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है। मैं अभी 75 रुपए की मार्केट वैल्यू पे 6 रुपए का रिटर्न देता हूँ, जो कि 8% बनता है। वर्किंग बैकवर्ड्स द इशू प्राइस ऑफ द न्यू बॉन्ड शुड देयरफॉर बी। और अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये कहा कि भाई मुझे 8% का रिटर्न देना है और रिटर्न की वैल्यू है 7, रिटर्न की वैल्यू है 7। अच्छा, इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू इंटू रिटर्न, मुझे 8% देना है और रिटर्न 7 रुपए बनना चाहिए हर 100 रुपए पर। देख रहा हूँ हर 100 रुपए की नॉमिनल वैल्यू वाले बॉन्ड पर मैं 7 रुपए का रिटर्न दूंगा, जो कि मार्केट वैल्यू का 8% बनना चाहिए, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि डेट इस तरह से होगा कि इन्वेस्टर्स को सिमिलर रिटर्न मिले। तो जो मार्केट वैल्यू होगी वो एक बॉन्ड की 87.5 होगी। ठीक है जी। अगर मुझे 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मुझे 571 मिलियन के बॉन्ड्स इशू करने होंगे, बिकॉज अगर मुझे 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए और 87.5% की, 100 में से 87.5 की मार्केट वैल्यू पर चीज इशू हो रही है, तो 500 मिलियन के लिए मुझे 571 मिलियन के बॉन्ड चाहिए होंगे। तो ये काफी आसान सा सवाल था जो हमने डिस्कस किया, गो थ्रू किया। अच्छा, इसके एग्जामिनर कमेंट्स देख लेते हैं। 4A में एग्जामिनर ने बोला है इनकरेक्ट रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ एंटिटीज वाज यूज्ड। रेशियो जो है वो इनकरेक्ट यूज किया, यानी कि आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि 2000 और 500 से 80 और 20% का रेशियो बने। पोर्टफोलियो रिस्क वाज कंप्यूटेड यूजिंग इनकरेक्ट फार्मूला। फार्मूले का ख्याल रखना है, फार्मूला आपके पास ओपन बुक पेपर है, आपके पास पेपर में भी अवेलेबल है फार्मूला। Some examinees did not compute the overall risk using CAPM and computed the expected return of individual companies instead of the overall return of enlarged entities under both options। देखें आप कैपिटल में ये देखेंगे कि उस कंपनी को खरीद लिया तो अब मैं कितना रिटर्न ओवरऑल टोटल कमाऊंगा, रादर देन कि मैं इंडिविजुअली केएल और आरएल का रिटर्न देखूं, वो तो माने ही नहीं रखता। 4B द रिकमेंडेशन वाज नॉट वेल एक्सप्लेन्ड। 4B में एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं थी, इस चीज का ख्याल रखना है। और 4C में जस्ट यील्ड ऑन करंट डेट वाज कंप्यूटेड एंड कंप्यूटेशन ऑफ द रेस्ट, दैट इज द लाइकली इशू प्राइस एंड अमाउंट ऑफ न्यू डेट दैट शुड बी इशूड वाज इग्नोर्ड। जो यील्ड ऑन करंट डेट है उसको जो है वो कंप्यूट किया गया था, और पूरी कैलकुलेशंस नहीं करी थी कि टोटल अमाउंट कितना इशू होना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में दूसरा